राजमहल का विशाल प्रकोष्ठ, सेवक सेविकाएं खड़ी हैं, दरबार सजा हुआ है। रानी सुरभि राज सिंहासन पर बैठी है, जबकि राजा विक्रम उसके बगल में मौन भाव से देख रहे हैं। मंत्री हरिदास झुके हुए खड़े हैं। वातावरण में भारीपन है। इस महल का वैभव देखो हरिदास, यहाँ की चमक, यहाँ की रौनक सब मेरे कारण। राजा विक्रम तो बस नाम का राजा है, असली शक्ति तो मेरी मुट्ठी में है। राजा विक्रम धीरे से झिझकते हैं। सुरभि, ये क्या कह रही हो? राज्य के लोग मुझे ही राजा मानते हैं और तुम्हें मेरी रानी के रूप में। ये अपमानजनक है। अपमानजनक? विक्रम, तुमसे अधिक मैं जानती हूँ कि इस दरबार में किसका शब्द अंतिम होता है। प्रजा की समस्याएं मैं सुनती हूँ, आदेश मैं देती हूँ, सेनाओं को मैं चलाती हूँ। तुम बस सुनहरी गद्दी पर बैठी सजावट। महारानी, मुझे क्षमा करे, परंतु एक स्त्री का अहंकार और पुरुष का मौन दोनों राज्य को डुबा देते हैं। हरिदास, बहुत हो गई तुम्हारी सीख। याद रखो, मैं तुम्हारी महारानी हूँ। यदि मैं चाहूँ तो इस क्षण तुम्हें दरबार से निष्कासित कर सकती हूँ। सुरभि, हरिदास वर्षों से हमारे साथ है। उसके शब्दों में कटुता नहीं बल्कि सच्चाई है। अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। विनाश नहीं विक्रम, मेरा अहंकार ही इस राज्य की शक्ति है। प्रजा मुझसे डरती है, दुश्मन मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। और सुन लो हरिदास, मेरी अगली आज्ञा है, इस राज्य से सभी राक्षसों का संहार कर दो। मंत्री हरिदास चौंक जाता है। महारानी, राक्षसों में सब बुरे नहीं होते, कुछ तो सिर्फ मायावी भ्रम दिखाते हैं, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाते। उन्हें क्यों मारना चाहती है? मायावी हो या दैत्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राज्य सिर्फ मनुष्यों का है। जिनकी छाया भी हमारे महल पर पड़े, वे जीवित नहीं रहने चाहिए। सुरभि, ये क्रूरता है। मैंने बचपन से सीखा है कि शक्ति का प्रयोग तभी करो जब अत्यंत आवश्यक हो। रानी सुरभि राजा की आंखों में देखती है। विक्रम, तुमसे मैंने विवाह इसलिए किया था कि तुम मुझे स्वतंत्र शासन दोगे, याद है ना? मैंने कहा था तुम गद्दी पर बैठे रहो, लेकिन सत्ता मेरे हाथों में होगी। और तुमने अपनी मोह ममता में ये शर्त स्वीकार की थी। अब पीछे मत हटो। हाँ, स्वीकार की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था। महाराज, क्षमा करें, परंतु प्रेम अंधा कर सकता है, और अंधा प्रेम जब सत्ता से टकराता है तो राज्य का विनाश निश्चित होता है। चुप रहो हरिदास, तुम्हारे ये शब्द मुझे चुनौती देते हैं। आज्ञा मानो, सेना तैयार करो और सबसे पहले उस मायावी राक्षस को पकड़ो जो जंगल में रहता है। उसका अंत मेरे हाथों होगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा विक्रम मौन रहते हैं, पर उनकी आंखों में आशंका झलकती है। मंत्री गहरी सांस लेकर बाहर निकल आते हैं। रानी के चेहरे पर गर्व और अहंकार की छाया स्पष्ट है। सात वर्ष पूर्व जंगल में रात का समय था। चांदनी फैली हुई थी। राजा विक्रम और रानी सुरभि हाथों में मशाले लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। मंत्री हरिदास भी पीछे पीछे चल रहा था। सुनो सब लोग, आज का शिकार सामान्य नहीं। आज हम उस मायावी राक्षस को पकड़ेंगे जो वर्षों से इस जंगल में भटक रहा है। राजा विक्रम संकोच करते हैं। सुरभि, उस राक्षस के बारे में कहा जाता है कि उसने किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया।
वो बस रूप बदलकर लोगों को छलावा दिखाता है। विक्रम, यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम हर किसी पर दया दिखाते हो, लेकिन याद रखो, भय ही शासन की असली शक्ति है। यदि प्रजा जान लेगी कि इस राज्य की रानी ने मायावी राक्षस को मार डाला, तो वो और भी अधिक मेरी आज्ञा मानेगी। महारानी क्षमा करे, परंतु ये छलावा राक्षस यदि केवल भ्रम पैदा करता है तो उसका अस्तित्व हानिकारक नहीं है। हर जीव का अपना धर्म होता है। उसका धर्म मायावी होना है, पर वो हिंसक नहीं। मंत्री हरिदास, धर्म और अधर्म की परिभाषा मैं तय करती हूँ। राज्य में वही रहेगा जिसे मैं स्वीकार करूंगी। कुछ दूर से अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई देती है। सैनिक डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक सामने एक विशाल काया प्रकट होती है। वही भ्रम राक्षस। मनुष्यों, तुम क्यों बार बार मुझे मारने आते हो? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं बस माया दिखाता हूँ और फिर चला जाता हूँ। देखो सुरभि, यही तो कह रहा था मैं। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। रानी सुरभि तीर निकालती है। नुकसान हो या ना हो, ये राज्य में रहेगा तो लोग कहेंगे कि रानी की शक्ति अधूरी है। इसे आज यहाँ मारना होगा। मंत्री हरिदास भी विनती करता है, महारानी कृपा करके ऐसा ना करें। हिंसा से केवल अशांति जन्म लेगी। भ्रम राक्षस भी विनती करता है, रानी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे मत मारो। रानी सुरभि अपने अहंकार में रहती है। रानी सुरभि की प्रतिष्ठा किसी प्रार्थना से कम नहीं हो सकती। वो धनुष खींचती है और तीर छोड़ देती है, लेकिन तीर सीधे राक्षस के छोटे बेटे के सीने में जाकर लगता है, जो पेड़ के पीछे से निकलकर पिता की ओर दौड़ रहा था। छोटा बालक चीखता है, हाँ! वो धराशायी हो जाता है। तब राक्षस हाहाकार करता है, नहीं, मेरे बेटे, तुमने निर्दोष का रक्त बहाया है। राजा विक्रम भी हैरान हो जाते हैं। सुरभि, ये तुमने क्या कर दिया? रानी सुरभि गर्व से हंसती है। देखो विक्रम, मैंने उसका वंश काट दिया। अब ये राक्षस खुद ही समाप्त हो जाएगा। भ्रम राक्षस रोते रोते क्रोध में बदल जाता है। अरे निर्दयी स्त्री, तूने मेरे मासूम का वध किया। तू समझती है कि तेरा तीर मुझे तोड़ देगा? नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आकाश गरजता है, बिजली कड़कती है, राक्षस का चेहरा भयानक उठता है। सुन रानी सुरभि, आज से ठीक 7 वर्ष बाद, 7वीं अंधेरी रात के बाद तू अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। तेरी सांसें उस अंधकार में थम जाएगी। राक्षस गायब हो जाता है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। राजा विक्रम कांप जाते हैं। सुरभि, ये अनर्थ हो गया। महारानी, ये श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। अहंकार का परिणाम सदैव विनाश ही होता है। रानी सुरभि के चेहरे पर क्षण भर के लिए भय झलकता है, पर तुरंत वो फिर से अहंकार में मुस्कुराती है। श्राप? हाँ, मेरे लिए ये सब खोखली बातें। मैं अमर हूँ अपने सामर्थ्य से। 7 वर्ष बाद भी मैं इस महल की रानी रहूंगी। राजा और मंत्री चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। वर्तमान में राजमहल में सुबह का समय है।
पर महल में गहरी बेचैनी और अशांति फैली हुई। सेवक इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक सैनिक घबराकर भीतर आता है। मंत्री हरिदास पास में ही खड़े हैं। महाराज, महाराज, बड़ी विपत्ति आ गई। महारानी सुरभि रक्त वमन कर रही है। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। राजा विक्रम चौंक जाते हैं। क्या यह संभव है? कल तक तो वे बिल्कुल स्वस्थ थी। राजा तेजी से दरबार से बाहर निकलते हैं। मंत्री हरिदास भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। महल के भीतर महारानी के शयन कक्ष में रानी सुरभि पलंग पर लेटी हुई। उनका चेहरा पीला, होठों पर खून के धब्बे, उनकी आंखों में भय और पीड़ा है। सेविकाएं रो रही है। सुरभि, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कल तो तुम हंस रही थी, बातें कर रही थी, आज अचानक ये कैसा संकट? रानी सुरभि कमजोर स्वर में टूटी सांसों के बीच जवाब देती है। विक्रम, मैं समझ नहीं पा रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे प्राण खींच रही है। महाराज, क्या आपको वो रात याद है? 7 वर्ष पूर्व की अंधेरी रात, जब रानी ने मायावी राक्षस के पुत्र का वध कर दिया था। राजा के चेहरे पर पीड़ा और स्मृतियां लौट आती है। वो मौन होकर नीचे देखता है। हाँ, याद है मुझे। उस दिन उस राक्षस ने कहा था, 7वें वर्ष की 7वीं अंधेरी रात के बाद अगली सुबह का सूरज रानी नहीं देख पाएगी। कल रात अमावस्या थी और आज वही अगला दिन है। रानी सुरभि करहाती है। उनके चेहरे पर घबराहट है। तो ये सच था। मैं सोचती थी ये सब झूठे श्राप है। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। सुरभि, काश तुमने उस दिन मेरी बात सुनी होती। मैं तुमसे प्रेम करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने हम सबको इस अंधकार में धकेल दिया। महारानी, मृत्यु सत्य है, परंतु ये सत्य आपके अपने कर्मों से जन्मा है। रानी सुरभि धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है। विक्रम, मेरे लिए रोना मत। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे मृत्यु से वापस लाना। उनकी सांस थम जाती है। शयन कक्ष में सन्नाटा फैल जाता है। सेविकाएं विलाप करती है। हाथों में रानी का निस्पंद शरीर थामे हुए। सुरभि! मंत्री हरिदास चुपचाप खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू है, पर चेहरा कठोर है। महाराज, ये शाप की परिणति थी। अब रानी नहीं रही। नहीं मंत्री, सुरभि मरी नहीं है, वो बस सो रही है। मैं उसे जगाऊंगा किसी भी कीमत पर। राजा अपने आंसू पोंछते हैं और अचानक दृढ़ स्वर में कहते हैं, मंत्री, अब इस महल से मेरा कोई नाता नहीं। जब मेरी रानी ही नहीं रही तो इस राजगद्दी का क्या अर्थ? मैं उसे जीवित करने का उपाय खोजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। उनकी आंखों में आंसू है, पर उनमें दृढ़ संकल्प की आग भी है। महल का आंगन, भारी वर्षा हो रही है। आकाश में गर्जन, बिजली चमक रही है। सेवक सेविकाएं विलाप कर रहे हैं। रानी का शव सफेद चादर में ढका हुआ स्वर्ण रथ पर रखा है। राजा विक्रम उसके पास खड़े हैं, भीगे हुए, पर उनकी आंखों में अड़िग संकल्प है। मंत्री हरिदास उनके निकट आता है। महाराज,
समय निर्दयी है। हमें स्वीकार करना होगा कि महारानी अब इस लोक में नहीं रही। राज्य को भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप ऐसे में सब कुछ छोड़कर कहाँ जाएंगे? हरिदास, इस महल के हर कोने में सुरभि की यादें। यहाँ रहकर हर क्षण मुझे उसकी मृत्यु का बोध होगा। मैं ये पीड़ा नहीं सह सकता। परंतु महाराज, राज्य आपके बिना असहाय हो जाएगा। प्रजा को आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। नेतृत्व किसके लिए? उस गद्दी का क्या अर्थ जब जिस कारण मैंने ये जीवन चुना वो आज नहीं रही। मेरा राजपाट, मेरी सेना, मेरा वैभव सब व्यर्थ है। तो आपका अभिप्राय है आप महल छोड़ देंगे? हाँ, मैं ये महल, ये गद्दी, ये राज्य सब तुम्हें सौंपता हूं। तुम प्रजा का ध्यान रख। वो रानी के शव को देखकर आंखों से आंसू पोंछती। सुरभि, तुमने जाते जाते मुझसे कहा था कि मुझे मृत्यु से वापस लाना। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें पुनः जीवित करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नरक ही क्यों ना भटकना पड़े। बिजली चमकती है, गरज के साथ वर्षा और तेज हो जाती है। राजा गहरी सांस लेकर सेवकों की ओर देखते हैं। तुरंत मेरा रथ तैयार करो, मैं सुरभि को लेकर जंगल की ओर निकलूंगा। सेवक हतप्रभ रह जाते हैं। मंत्री हरिदास उन्हें रोकने का प्रयास करता है। महाराज, रात का समय है, मार्ग अंधकार में है, जंगल में अनगिनत संकट छिपे हैं और महारानी का शव लेकर वहां जाना ये किसी अनिष्ट को न्योता देना जैसा होगा। हरिदास, मृत्यु से बड़ी कोई विपत्ति नहीं। मैंने वो विपत्ति देख ली, अब मुझे कोई भय नहीं। तो कम से कम मुझे साथ चलने दीजिए। नहीं मित्र, ये मार्ग मेरा अकेला है। ये केवल उस प्रेम का ऋण है जिसे मुझे चुकाना है। तुम राज्य की रक्षा करो, यही मेरी अंतिम आज्ञा है। सेवक कांपते हुए रथ तैयार कर देते हैं। राजा उस पर चढ़ते हैं। रथ अंधेरी वर्षा भरी रात में जंगल की ओर बढ़ जाता है। राजा विक्रम अपने टूटे हृदय और प्रचंड प्रेम के बोझ तले अंधेरे और आंधी से घिरे जंगल की ओर निकलते। उन्हें ज्ञात नहीं था कि ये यात्रा उन्हें जीवन और मृत्यु के उस खेल में धकेल देगी जहां सच्चाई और छल एक हो जाते हैं। रात के समय घना अंधेरा, आकाश से लगातार वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट से पेड़ पौधे कांप उठे। राजा विक्रम रथ में बैठे हैं जिसमें रानी सुरभि का शव रखा है। रथ घने जंगल में प्रवेश करता है। अचानक रास्ता उबड़ खाबड़ हो जाता है। पहियों से कीचड़ उछलता है। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमयी वातावरण। राजा विक्रम अपने आप से बुदबुदाते हैं। सुरभि, मैं तुझे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं हर उस शक्ति को खोजूंगा जो तुझे फिर से मेरे पास ला सके। अचानक रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। घोड़े हिचकिचाते हैं और खड़े होने से इनकार कर देते हैं। राजा उतरते हैं और चारों ओर दृष्टि डालते हैं। घना अंधेरा, टिमटिमाती बिजली की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां भूतों जैसी प्रतीत होती। राजा विक्रम घबराते हैं। ये कौन सी जगह है? मार्ग तो जैसे लुप्त हो गया है। उसी समय दूर से मंद प्रकाश दिखाई देता है, जैसे किसी झोपड़ी में दीपक जल रहा हो। राजा गहरी सांस लेते हैं और शव को कंधे पर रखकर धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। घनी लताओं और बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक कुटिया।